सच्ची मुठभेड़ के सभी श्रोताओं को नमस्कार। आप देख रहे हैं सच्ची मुठभेड़ का फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। सच्ची मुठभेड़ में आज हम आपके लिए लाए हैं जगदीश शर्मा की पुस्तक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की समीक्षा। समीक्षक हैं वरिष्ठ साहित्यकार और लेखक सुदर्शन वशिष्ठ। जगदीश शर्मा का जन्म हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला के कुनिहार में हुआ। आपके प्रकाशनों में जमा हुआ जल कहानी संग्रह, दोषी और उजाला वृत्त कविता संग्रह, उर्दू हिमाचली शब्दकोश, माँ कविता संग्रह, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और हिमाचल प्रदेश, लोक नायक डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, हिमाचल के आराध्य देवता, पूजा पर्व, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और हिमाचल, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शताब्दी शती, हिमाचल के शक्तिपीठ और राजभाषा हिंदी काफी चर्चित रहे हैं। आपने विभिन्न शब्दकोशों और शब्दावलियों का भी विकास किया है। इसके साथ उन्होंने राष्ट्रीय और हिमाचल के विषय पर विभिन्न पुस्तकों का संपादन भी किया है। विभिन्न लेख आपके देश और प्रदेश की पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं। इन्हें देश और प्रदेश के विभिन्न पुरस्कारों और सम्मानों से अलंकृत भी किया गया है। जगदीश शर्मा उत्तर क्षेत्र की एकमात्र सांस्कृतिक पत्रिका गिरिंद्र का भी वर्ष 2002 से संपादन कर रहे हैं। सच्ची मुठभेड़ परिवार आपके दीर्घ आयु की कामना करता है। तो आइए सुनते हैं जगदीश शर्मा की पुस्तक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की समीक्षा सुदर्शन वशिष्ठ के साथ। नमस्कार। सच्ची मुठभेड़ के YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं सुदर्शन वशिष्ठ हिमाचल प्रदेश शिमला से आज आपके सामने एक पुस्तक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस पुस्तक का नाम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है और इसे लिखा है श्री जगदीश शर्मा जी ने। जगदीश शर्मा जो हिमाचल प्रदेश के भाषा संस्कृति विभाग में लंबे समय तक उपनिदेशक के पद पर रहे और हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी के सचिव और उपाध्यक्ष भी रहे। बहुत पहले से कहानी, कविता आदि लिखते रहे हैं। इनकी सन 1985-86 में एक जमा हुआ जल नाम से कथा की किताब और एक दोषी और उजला वृत्त नाम से काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था। पिछले दिनों इनकी तीन पुस्तकें हमारे सामने आई हैं। पहली है माँ और द्वंद्व, जो कि एक कविता संग्रह है। दूसरी शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में, और ये तीसरी पुस्तक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जो इसी वर्ष देश भारती प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित हुई है। क्योंकि ये पुस्तक देश के इतिहास पर है और इतिहास लेखन एक बहुत कठिन और जोखिम भरा काम रहा है। पहले से ही राजाओं के शासन में जो इतिहास लिखे गए वो उस समय के शिलालेख, पुरालेख और दूसरे जो पट्टे आदि दस्तावेज लिखित रूप में प्राप्त हुए, उनके आधार पर लिखे गए। लेकिन जो इतिहास स्वाधीनता संग्राम से संबंधित है, उसके लिए हम इन पुरावस्तुओं पर आश्रित नहीं रह सकते। लेकिन जो लिखित सामग्री है, चाहे वो समाचार पत्रों में छपी, किसी पुस्तकालय में है, किसी सरकारी या न्यायालय के आदेश में है, उससे इस संग्राम या इस इतिहास के संदर्भ लिए जा सकते हैं। इस पुस्तक में जो प्रथम स्वाधीनता संग्राम से संबंधित है, मुख्य जो विवाद बहुत पहले से
होता रहा है इस विषय पर वह था कि अंग्रेज़ों ने या यूरोपीय विद्वानों ने इसे गदर कहा, एक क्रांति कहा और एक अंग्रेज सरकार के विरुद्ध विद्रोह के रूप में लिया गया। लेकिन बाद में इसका नाम प्रथम स्वाधीनता संग्राम पड़ा और बहुत से इतिहासकारों ने इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम घोषित किया, जो कि भारत की जन चेतना और अपने राष्ट्र के प्रति जो उनके भाव थे उनका एक प्रकटीकरण सामूहिक रूप से आम जनता ने जो किया उसका एक चित्र इस स्वाधीनता संग्राम में मिलता है। इस पुस्तक को लेखक ने 18 अध्यायों में बांटा हुआ है और एक इतिहासकार की तरह इस स्वाधीनता संग्राम के कारण उसकी क्या पृष्ठभूमि रही, इससे पूर्ववर्ती आंदोलन क्या थे जिन्होंने इस स्वाधीनता संग्राम को जन्म दिया, इसके कौन कौन से कर्णधार थे, कौन से शासक इसके पक्ष में गए और कितनी वीरांगनाओं ने इस संग्राम में अपनी हिस्सेदारी की और किन शहीदों को आज हम याद करते हैं और कौन से शहीद जो हैं वो विस्मृत कर दिए गए हैं। इस सब का एक विस्तृत ब्यौरा पुस्तक में दिया गया है। लेखक ने इस संग्राम की शुरुआत 1763 से मानी है, क्योंकि अंग्रेज़ों के शासन में जो जनता के प्रति एक अत्याचार किया गया या उनके जो अधिकार छीने गए और जो यहाँ के स्थानीय शासक थे उनको किस तरह अंकुश लगाए गए धीरे धीरे, उनके प्रति लोगों के मन में एक विद्रोह भीतर ही भीतर जागता रहा और लगभग 1763 के बाद ये धीरे धीरे सारे भारत में फैलना शुरू किया गया। इसकी जो विशेषताएं हैं उनकी ओर हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि इस पुस्तक में ये स्पष्ट किया गया है कि ये केवल सैनिकों का विद्रोह नहीं था, या जिस तरह पहले राजा लोग सेना के द्वारा एक दूसरे से या बाहरी आक्रमणकारियों से लड़ते थे, उस तरह सेना के शामिल ना होकर आम जनता इसमें शामिल हुई। ये इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है। उस समय में 1850 और 57 के आसपास इस देश के साधु और सन्यासी, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के किसान, यहाँ की आम जनता और तालुकेदार से लेकर जो उस समय शासकों के सरदार थे वे भी इस आंदोलन में शामिल हुए। इस तरह ये पूरे भारतवर्ष में स्वाधीनता का पहला एक आंदोलन कहलाया, जिसमें भारतवासियों ने अपनी परतंत्रता के विरुद्ध एक आवाज़ उठाई और उसे जहाँ तक संभव हुआ एक सशस्त्र क्रांति का रूप देने की भी कोशिश की गई। एक दूसरी विशेषता जो इस पुस्तक की है वह यह है कि उस समय के जो बहुत से शहीद या जिन आम लोगों ने, जिन शासकों ने इस आंदोलन में भाग लिया, उनमें से बहुत सारे आज विस्मृत कर दिए गए हैं और कोई उनकी याद नहीं करता। जैसे वीर नारायण सिंह, राजा राव तुलाराम, राजा नाहर सिंह, बेनी माधव और उद्यमी राम जैसे ऐसे अनेक लोग थे जो इस आंदोलन में शहीद हुए और उन्होंने अपने प्राण देश के लिए न्यौछावर कर दिए। इसी तरह वीरांगनाओं में बहुत सी रानियों का जिक्र इसमें किया गया है और बहुत सी महिलाओं का इसमें जिक्र किया गया है, जैसे देवी चौधरानी, बेगम हजरत महल,
झलकरी बाई, अजीजन बाई, रानी अवंती बाई, रानी द्रौपदी बाई, रानी ईश्वरी देवी, रानी ताई बाई, रानी चेन्नम्मा और हिमाचल प्रदेश से रानी खैरागढ़ी जो मंडी से संबंधित थी, उन वीरांगनाओं ने इस स्वाधीनता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस पुस्तक में पूरे देश की जो स्वाधीनता आंदोलन थे विभिन्न, उनका विस्तार से वर्णन किया गया है और जो हिमाचल प्रदेश में उसमें 1857 में क्रांति हुई उसका जिक्र भी हमें पुस्तक में मिलता है। हिमाचल प्रदेश से आज़ाद हिंद फौज के बहुत से सेनानी शामिल हुए जिन्होंने नेताजी के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज के साथ बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी और उसके बाद वे अपने देश में और अपने प्रदेश में लौटे। बहुतों को उसमें काले पानी की सज़ा हुई और बहुत से आंदोलनकारी उसमें अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़े और उन्होंने देश के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर किए। इसी तरह बहुत सी महिला क्रांतिकारियों ने भी, जैसा कि रानी खेड़ागरी का नाम लिया गया जो मंडी से थी, इस स्वाधीनता आंदोलन में भाग लिया। और जैसे शिमला में उसमें क्रांति हुई थी मेरठ के बाद, और यहाँ के नसीरी सेना जो थी जतोग में, उसने विद्रोह किया था और शिमला आतंक नाम से उस समय की अखबारों में ये खबर छपी और यहाँ के जितने अंग्रेज़ थे वो आसपास के राजाओं के यहाँ या यहाँ जो ग्रैंड होटल में वहाँ इकट्ठा हुए, बहुत से जंगलों में भाग गए और काफ़ी समय बाद यहाँ स्थिति सामान्य हो सकी। इस तरह से हम देखते हैं कि इस पुस्तक में पूरे देश में जो उस समय आंदोलन हुआ उसका जिक्र बहुत बारीकी से किया गया है। इसके साथ साथ जो बहुत से उदारवादी अंग्रेज़ भी थे, जैसे ए.ओ. ह्यूम थे जिन्होंने शिमला में रहकर ही कांग्रेस की स्थापना की, और भी बहुत से ऐसे यूरोपियन हुए जिन्होंने अपनी टिप्पणियाँ उसमें की क्रांति के पक्ष में दी है, जो अंग्रेज़ों के अत्याचार थे और जिस तरह उन्होंने बर्बरता के साथ उनसे निपटा उसका जिक्र अंग्रेज़ों ने अपनी कलम से किया है। जो उस समय के यूरोपियन लोग थे और जिनके मन में ये था कि अंग्रेज़ लोग बहुत अत्याचार हिमाचल के या देश के लोगों पर कर रहे हैं। जैसा कि जो अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर का जिक्र आता है कि किस तरह उन्हें पकड़कर रंगून ले जाया गया, उनके साथ उनके परिवार के 35 लोग थे और सन 1858 से 1862 तक उन्हें रंगून में रखा गया, जहाँ के कमिश्नर जो थे उन्होंने बादशाह से ये सलूक किया कि उन्हें अपने गैराज में जगह दी और उस गैराज को खाली करके वहाँ उन्हें रखा गया। जब वे बीमार हुए तब उनके एक सेवक ने उस कमिश्नर को खबर दी कि बादशाह बहुत बीमार है। तब भी वहाँ के कमिश्नरों से उन्हें जब मृत्यु के बाद दफन के लिए जगह दी, वो अपने उसी गैराज या बंगले के पीछे जो एक बाग था उसमें थोड़ी सी ज़मीन दी गई। तब एक बहुत जो मशहूर शेर है वो हमारे सामने आज भी पढ़ा जाता है कि कितना बदनसीब है जफ़र, दफन के लिए 2 गज़ ज़मीन भी न मिली कुएं यार में। इस तरह इंग्लिश हुकूमत द्वारा जो इस क्रांति के बाद सीधे ब्रिटिश एम्पायर के अधीन चली गई, जो पूरे देश में एक तंत्र चलाया गया था, जो एक दमन की लहर चली थी, उसके विरुद्ध पहला संग्राम जो भारत में हुआ सन 1857 का, और एक जो लहर भारतीयों के मन में अपने देश के प्रति जागी और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, चाहे वो राजा लोग थे, चाहे वो आम आदमी थे, चाहे व्यापारी थे, आदिवासी थे, साधु सन्यासी थे, उन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। इस पुस्तक से हमें
ये सारी जानकारी मिलती है। और हम समझते हैं कि इस तरह का जो लेखन है, जो हमारे इतिहास के सुनहरे पन्नों को हमारे सामने रखता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस तरह की अधिक से अधिक जानकारियाँ जो पहले उपलब्ध नहीं थी, वो ऐसी पुस्तकों के माध्यम से हमारे सामने आती है। ऐसी पुस्तकों का हमें स्वागत किया जाना चाहिए और इतिहास में इस पुस्तक का एक विशेष स्थान रहेगा। और जो नई जानकारियाँ इसमें हमारे सामने आई हैं प्रथम स्वाधीनता संग्राम के संबंध में, उनका एक नोटिस लिया जाएगा और क्या इतिहासकार, क्या साहित्यकार इस पुस्तक का व्यापक स्वागत करेंगे, ऐसी उम्मीद है। धन्यवाद।